मुझे लगा कि तुम आहिल भाई की बाहों में हो। मेरे तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। सुनहरी, तुम जानती नहीं हो कि मैं उस एक पल में कितनी मौत मरा। हाँ, क्या देख रहे हो? अपनी अम्मी के बारे में सोचो। इतनी सन की बुढ़िया है, ऐसी हरकतें करता है क्या कोई? सुनहरी, और कौन? मुझे तो सोच के ही डर लगता है। अगर मैंने और सनम ने अपना हुलिया ना बदला होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मेरी अम्मी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। और अब तो वो जान गई है कि तुम दोनों जुड़वा हो। अब तो उनके लिए दो दुश्मन है और वो दोनों दुश्मन उनके दो बेटों से प्यार करती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या लगता है तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? सबने हमसे यही कहा था कि तुम मनहूस हो और इसी वजह से हम तुम्हें इस घर में लेकर आए थे ताकि तुम आहिल की जिंदगी का सुकून छीन सको। लेकिन तुमने क्या किया? हमारे दुश्मनों से जाके मिल गए। हमारी बात मानना तो दूर की बात, हमारे लिए ही मनहूस साबित हो रही है। हमने तो सोचा था कि तुम आहिल की जिंदगी से सनम को दूर फेंक दोगी, लेकिन तुमने क्या किया? तुम उन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश कर रही हो। बड़ी भी बस एक लफ्ज भी नहीं निकाला, समझे तुम? और झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम तुम्हारी सच्चाई अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस दिन हमने वो गजाला और रजाक को भेजा था ना, दोनों जुड़वा बहनों की हकीकत जानने के लिए, उसी दिन हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई थी। समझ में आया? पर एक बात याद रखना, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाया है ना, अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें इस घर से इसी वक्त जाना होगा। चलो हमारे साथ। वक्त था जब आप ही मेरी जैसी एक ठुकराई हुई औरत थी, और अब एक नवाब बेगम है। आपको जो चाहिए था वो आपने हासिल कर लिया। अब जो मुझे चाहिए मैं वो हासिल करके रहूंगी। आहिर जी को मेरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। आप भी। अब जब हम एक दूसरे के मकसद से वाकिफ हो चुके, जो कि सनम को आहिल से दूर करना है, तो हमारा रिश्ता भी बराबरी का होना चाहिए ना। बेगम और नौकरानी का नहीं, दोस्तों का। अब हाथ मिला भी लीजिए बेगम साहिबा। मैं जानती हूँ आपकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है।
क्या बात है, सच कहें तो हमें खुद पर नाज है। आहिल की जिंदगी में तुम्हें लाकर हमने कोई गलती नहीं की। क्या बना रही हो? मैं आहिल के लिए नाश्ता बना रही हूँ और उनका फेवरेट सनी साइड अप। मेरे हाथों का खाना उन्हें बहुत पसंद है। और वैसे भी सयानो ने ठीक कहा है कि शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। और वैसे मेरा तो ढाबा था पंजाब में, बहुत फेमस था, और खाना तो अच्छा बनाऊंगी ना, इसलिए मुझे लगता है कि अगर आहिल को जो चीज पसंद है क्यों ना आज वही बना के खिलाऊं। अल्लाह सूरत और सीरत सबको नहीं देते। तुम तो खूबसूरत भी हो और खाना भी बनाना जानती हो। क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी? हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मुझे तो लगता है कि हर लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। अभी तक नाश्ता क्यों नहीं आया? अभी ना मैं खुद बना देती हूँ, तुम्हें मैं बाद में सिखा दूंगी। आहिल को शायद कहीं जाना, उन्हें बहुत भूख लग रही थी। हाँ, मैं जूस बना दूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जूस नहीं चाहिए उन्हें, नो वरी। अच्छा लग रहा है ना दिखने में? मैं लेके आती हूँ। हम जानते हैं आहिल बेटा, नवाब साहब तुम्हारे साथ कभी भी अब्बू की तरह पेश नहीं आए, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना फर्ज ना निभा। अब देखो ना, उनको गए हुए कितने दिन हो चुके हैं, तो तुम्हें भी सारी पुरानी बातें भूलकर सुकून की जिंदगी बितानी चाहिए, है ना? और हमें लगता है कि अल्लाह की बंदगी से बड़ा सुकून तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम और तुम मटका पीर वाले बाबा की दरगाह पर जाकर दुआ करें। हाँ आहिल बेटा। अम्मी, मटका पीर वाले बाबा? क्या हुआ आहिल बेटा? कोई परेशानी है क्या? नहीं अम्मी, बस एक पुरानी मन्नत याद आ गई। मैंने उस दरगाह में ये दुआ की थी कि अगली बार जब मैं जाऊंगा तो सनम के साथ जाऊंगा। आहिल बेटा, जब दुआ कबूल ही नहीं हुई तो फिर वहां जाने का क्या फायदा? दुआ तो तब कबूल होती ना जब सनम तुम्हारे साथ निकाह करती। अब निकाह तो उसने किया नहीं तुमसे। हमें तो बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ दरगाह जाने का हक सिर्फ और सिर्फ नई सनम को है। अम्मी, जब मैंने दुआ मांगी थी तब मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरी जिंदगी में सिर्फ सनम थी अम्मी। अब दरगाह पे मांगी हुई मन्नत दुनियादारी नहीं होती। इसलिए अम्मी, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उस दरगाह में जाऊं तो सनम भी हमारे साथ चले। आपको कोई एतराज तो नहीं अम्मी? आप तो मेरी सारी बातें मानती हैं अम्मी, तो ये भी मेरी एक जिद समझ लीजिए प्लीज अम्मी। ठीक है आहिल बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मतलब आहिल ने तुम्हें खुद कहा कि वो तुम्हें दरगाह लेके जाना चाहता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब उन्होंने कहा था। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इस बात का इशारा है कि अब मेरे और आहिल के बीच की सारी दुनिया खत्म होने वाली है। तुझे पता है, कहते हैं कि उस दरगाह पे कुछ भी मांगो ना, वो दुआ कबूल होती है। अल्लाह करे कि आहिल को जल्द से जल्द उनकी अम्मी की सच्चाई पता चल जाए। ऐसे ही होगा। और वैसे भी अभी तुम लोग जाओगे ना, हम लोग पीछे से, मतलब मैं और रेहान, पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। उस बुढ़िया के खिलाफ कोई सबूत तो मिलेगा ही ना। अल्लाह करे ऐसा ही हो और तुझे कामयाबी मिले।
सनम, क्या हुआ? इसे बाहर खड़ी हो, सब ठीक है ना? हाँ, अच्छा सुनो, मैं और राहिल दरगाह जा रहे हैं और मैंने सुना है कि उस दरगाह पे जो मन्नत मांगो वो कबूल होती है। तुम्हारे लिए कुछ मांगू? आहिल, अल्लाह, सनम, सनम, ये खून इधर आओ। कोई है यहाँ पर? खाला, खालू, ये कैसे हुआ? तुम ठीक तो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम करो, आज जाना जरूरी नहीं है, हम फिर कभी चलते हैं। नहीं यार बेटा, हमें आज ही चलना होगा। वो हमने मटका पीर बाबा से मन्नत की थी कि हम उनकी दरगाह पर नवाब साहब की बरसी के पहले आएंगे, तो चलना तो हमें आज ही पड़ेगा। और वैसे भी शायद बाबा चाहते हैं कि सनम हमारे साथ नहीं आए, इसीलिए शायद उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मैं चल सकती हूँ। अरे नहीं, हमें नहीं लगता कि तुम्हें चलना चाहिए। और देखो वैसे भी रास्ता बहुत लंबा है और हम नहीं चाहते कि तुम्हें रास्ते में कुछ हो जाए, तो हम इस सब का खतरा नहीं उठाना चाहते। देखो आहिल बेटा, हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं, इसी वजह से हमने सनम को तुम्हारे साथ आने के लिए मना नहीं किया। लेकिन तुमने मन्नत ये मांगी थी कि तुम बाबा की दरगाह पर अपनी बीवी के साथ आओगे, तो तुम्हारी बीवी अब ये सनम नहीं, नई सनम है। अरे तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? कई बार नई सनम को इस कमरे के अंदर आते जाते देखा है, पता नहीं वो इस कमरे में बंद होके घंटों क्या करती रहती है यार। ने देखा नहीं था क्या? अरे वो नई सनम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर पुरानी सनम के नाक में से खून निकाल दिया था। ये बुई यहाँ पे कैसे रहती है? यार डर लग रहा है। ये मिट्टी कैसी है? मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलो यहाँ से, तुम रहो, मैं जा रही हूँ। चल तू, चला तू, अभी पला को डाल। दावी साहब की हमेशा हिफाजत करेगा। आपने मुझे हमेशा महफूज रखने का वादा किया था ना, तो आज मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं अपने आँच नहीं आने दूंगी। ये मेरी मोहब्बत का आपकी मोहब्बत से वादा है। पता नहीं ये जिंदगी हमारे साथ कौन से खेल खेल रही है, लेकिन एक बात तो तय है,
कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस खेल में फैज नहीं जीतेगा, क्योंकि उसके पास वो नहीं जो हमारे पास है, सच्चे मोहब्बत की ताकत। तो तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? कोई जरूरत नहीं है। पानी थैंक यू। पी लीजिए ना, आपने बहुत देर से पानी नहीं पिया। मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए। एक तो खून, आपकी सुबह भी तबीयत ठीक नहीं थी। अब आहिल कोई बच्चा तो है नहीं, उसे प्यास लगेगी तो वो खुद पानी मांग लेगा। थैंक्स मैडम। समझी? परेशान क्यों कर रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक तो है? पानी। नहीं, सनम ने ना आज बहुत अजीब तरीके से बात की मुझसे। मतलब वो ऐसे कभी बात नहीं करती। कुछ है ऐसा जो मुझे खटक रहा है। कहीं बेगम साहिबा ने उसे भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तो नहीं लगा लिया? जरूरी ये नहीं है कि अम्मी क्या करेंगी, जरूरी ये है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि अम्मी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। आहिल भाई की नजरों के सामने उन्हें गलत साबित करना होगा। यहाँ लिखा है कि नवाब साहब का कत्ल सुबह 5:05 में हुआ, और आहिल ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो 7 बजे तक कमरे में बंद थे। लेकिन कैसे रेहान? आहिल की बेगुनाही के सबूत तो मैंने खो दिए। इतने अच्छे सबूत हाथ लगे थे ना कि सब कुछ साफ हो जाता। पता नहीं कहाँ चले गए। अपने कमरे का तो चप्पा चप्पा छान लिया मैंने, हर जगह देख लिया, कहीं मिल ही नहीं रहे। वो एक डायरी थी और अखबार था। कितना मुश्किल है इतने बड़े घर में ढूंढना। सनम, एक रास्ता बंद हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। हम न्यूज आर्काइव्स चेक कर सकते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं जो पुराने पेपर्स की कॉपीज रखती है, वहां चेक कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और सहर, जब मैं और रेहान वो ढूंढ रहे होंगे ना, तुम वो खाला खालू पे नजर रखना, क्योंकि उन दोनों को तो जरा से भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर लेके आता हूँ। ओके। सनम, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे अचानक नाक से खून आ गया। अल्लाह, ये डर मेरे मन का एक वहम हो। अल्लाह, मेरे आहिल को सही सलामत मेरे पास वापस पहुंचा दीजिए। मुझे उस न्यूज़पेपर का डेट या आर्टिकल का पेज नंबर तो नहीं पता, लेकिन उस दिन राशि घरों में हुए अनसुलझे हुए खून के राज के ऊपर एक आर्टिकल था। मुझे ये आर्टिकल अपनी फिल्म के लिए चाहिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। जी, उसमें प्रिंसेस डायना के उसकी मौत का भी राज था। तो इसका मतलब वो जो अखबार है वो 1997 के बाद का होगा, और वो अखबार का जो कागज था बहुत अच्छा था, तो शायद कोई स्पेशल इशू रहा होगा। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। रेहान, वो अखबार हमारे पास आखिरी सबूत था जो हमने खो दिया। इसका मतलब अब बेगम साहिबा की सच्चाई कभी आहिल के सामने नहीं आ पाएगी। नहीं सनम, हो सकता है कि वो पेपर अम्मी के हाथ लग गया और उन्होंने कहीं छुपा दिया हो। मुझे नहीं लगता कि हमें ढूंढना बंद करना चाहिए। अगर पेपर नहीं तो उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिल जाएगा। उनके कमरे से शुरू करते हैं। ठीक है।
यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं मिला। खाला, अरे खाला, इधर आओ, आपसे बहुत जरूरी। अरे खाले की जा रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। खाले की जा रही है, मुझे छोड़ो, इधर तो आओ ना, पूछना है। अरे बहुत जरूरी बात पूछनी है भाई। क्या है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस तरह फूलों का गुलदस्ता बालों में लगाकर कहाँ जा रही थी? अब मैं वो, ये घर हमारा है, हमारी मर्जी, हम जहाँ भी जाए। तुम्हें इससे क्या? तुम कौन होती हो रोकने वाली? जा हट। अरे आज मैं कोई नहीं होती हूँ, लेकिन वक्त बदलते देर लगती है क्या? मेरा वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। जानती हो क्यों? क्योंकि बेगम साहिबा का बेटा ना मेरे प्यार में पड़ गया है। कौन सा बेटा? अब तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि मैं सनम हूँ या जहर हूँ। तो फिर सोचिए ना, कौन हूँ मैं? सनम कि जहर? दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए कि मैं कौन हूँ। बताइए मुझे, अभी बताइए, आप बता सकती हैं, जल्दी सोचिए। ये रात का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये बैच, ये यहाँ कैसे आ सकता है? हेलो, गिफ्ट कैसा लगा? पसंद आया? अरे हया, परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी राहत की जान नहीं ली, वो जिंदा है। लेकिन अगर तुम उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम राहत का नाम लोगे और मैं डर जाऊंगी? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये बैच ये साबित नहीं करता कि राहत के साथ कुछ हुआ है, समझे तुम? वेरी गुड है, वेरी गुड। ऐसे भी किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, तुम्हें सबूत चाहिए ना। अच्छा एक काम करो, जाओ अपनी अलमारी खोल कर देखो। जाओ। क्या हुआ यार? खून देखकर तुम्हारी सारी बहादुरी हवा हो गई क्या? कुछ और भेजूं तुम्हारे लिए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी चाले चलोगे और जीत जाओगे? जीत उन्हें मिलती है जिनके दिल में सच्ची मोहब्बत होती है, जिद नहीं। मेरे रात मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। बस देखो, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो राहत तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। राहत मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ? तुम्हारा राहत मेरे कब्जे में है, उसकी जान मेरी मुट्ठी में बंद है। अरे जो खुद की मदद नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा? मैं जानती हूँ कि मेरी राहत बिल्कुल ठीक है और ये सारी चालें तुम बस मुझे डराने के लिए कर रहे हो। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा राहत बिल्कुल ठीक है, अपनी आर्मी कैंप में बिल्कुल सेफ बैठा है वो? तो एक काम क्यों नहीं करती, जाओ आर्मी कैंप में फोन करके पूछ लो कहाँ है तुम्हारा राहत। हेलो हेलो, मैं लेफ्टिनेंट राहत की बीवी हया बोल रही हूँ। प्लीज आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं? राहत सर ने तो अभी तक कैंप में रिपोर्ट ही नहीं किया है।
मेरे भाईजान की जान सिर्फ दो ही चीजों में बसती है, एक हया और दूसरा उनका वतन। अगर उस बेगम के खिलाफ सबूत नहीं मिला ना, तो मैं आहिल के सामने कभी भी ये साबित नहीं कर पाऊंगी कि उनकी अम्मी कितनी गलत है। सही कहती थी बड़ी अम्मी। अम्मी अब्बू बचपन में सिर्फ उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाते, बल्कि जिंदगी भर हाथ थामे रखते। वो अपने बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकते, अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होते। अम्मी अब्बू, आप ही की वजह से मुझे ये सबूत मिला है। शुक्रिया अम्मी अब्बू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।